हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका टेस्ट 4 था उसके वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके बाद में अपनी आंसर की को मिलाएं और अपना स्कोर ज़रूर देखें। और टेस्ट अटैम्प्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका समय जो है वह 2 घंटे से अधिक ना हो। और बिल्कुल जो आपको ब्लैंक ओएमआर शीट भेजी गई है उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसी में आपको गोले लगाने हैं और उसके बाद में आंसर के आने के बाद में आपको अपना स्कोर चेक करना है और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके आसपास आपको रहने की कोशिश करनी है। और साथ ही एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो सॉल्यूशंस को ज़रूर देखें, क्योंकि यही वीडियो सॉल्यूशन फाइनली आपका सिलेक्शन कराएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी हमारे द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, सपोज दैट किसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक से संबंधित सभी पॉइंट्स को या जो की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। अगर आपको प्रश्न में से सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, तो जो मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहा हूँ वहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है, हाथ में पेन पकड़ के आप जो प्रिंट आउट निकाल रहे हैं या आपने जो कॉपी बनाई है शॉर्ट नोट्स की, उसमें इन पॉइंट्स को नोट करते हुए भी लिखना है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन क्या है कि असम जो राज्य है वह भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा कथन है कि पश्चिम बंगाल जो है वह भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। और तीसरा जो आपका कथन है वह है मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। अगर दोस्तों आप लोगों ने कभी भारत का मैप बनाना आपको आता होगा, भारत का मैप आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आपका वहीं से हो जाएगा। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है, इंडिया का जो मैप है उसका प्रिंट आउट निकाल के या कोई भी मैप बाजार से खरीद के अपने दीवार पे लगा देना है और डेली उसमें देखना है कि भारत के कौन-कौन से राज्य कितनी सीमा बना रहे हैं, किस-किस देश से सीमा बना रहे हैं, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, ऊपर जो आपका स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो कितने हैं, ठीक है? वहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 तीनों ही इसका सही उत्तर होगा। अब कैसे तीनों सही इसके उत्तर होंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है? तो भारत में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर के आसपास, ठीक है? और वहीं आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो तटीय सीमा की कुल लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर के आसपास, ठीक है? और यहीं कभी-कभार एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मुख्य भूमि से सटी हुई जो आपकी तटीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई दोस्तों आपकी होती है कितनी? 6100 किलोमीटर, ठीक है? तो 3 पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं कि भारत की स्थलीय सीमा 15,106.6 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। और जो मुख्य जलीय सीमा की लंबाई है वह कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत के जो 7 राज्य हैं वो क्या करते हैं, सॉरी, भारत जो है 7 देशों के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है? और कौन सी सीमा साझा करता है? स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है? और 2 देशों के साथ में क्या होता है, अपनी पूर्णतः जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है? देखिए, जो ये 7 देश हैं इसमें से स्थलीय सीमा साझा कर रहा है, स्थलीय सीमा के साथ-साथ कुछ ऐसे देश भी हैं इसमें जलीय सीमा भी साझा करता है। लेकिन जो ये 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ में भारत सिर्फ़ अपनी जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है? ये 2 देश कौन-कौन से हैं दोस्तों? एक तो है श्रीलंका और दूसरा है कौन-सा? मालदीव, ठीक है? और वहीं भारत जिन 7 देशों के साथ में अपनी मुख्यतः स्थलीय सीमा साझा करता है, या भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अगर हम वो कहें, वो कौन-कौन से? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बचपन में एमबीए किया, ठीक है? बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया और अफ़गानिस्तान हो गया। और यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत अपनी जो सीमा है, सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ में साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ में भारत अपनी सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो अपनी सीमा है वो किसके साथ में साझा करता है? अफ़गानिस्तान के साथ में। और जो मैंने आपको बचपन में एमबीए किया वाली ट्रिक बताई थी, वो घटते हुए क्रम में ही है, ठीक है? सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ में होती है? बांग्लादेश के साथ में हो रही है, फिर चीन के साथ में हो रही है, फिर पाकिस्तान के साथ में हो रही है, फिर नेपाल के साथ में हो रही है, फिर म्यांमार के साथ में हो रही है, फिर भूटान के साथ में हो रही है और फिर अफ़गानिस्तान के साथ में हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, देखिए, कि जो असम राज्य है वह भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल सही है। अब देखिए, भूटान से भारत के कौन-कौन से राज्य लगे हुए हैं, ये आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो भूटान से दोस्तों भारत के 4 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। एक हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया दोस्तों आपका असम और चौथा हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? आप मैप में देखिए, इनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे बांग्लादेश के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ में मुख्यतः भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन-कौन से राज्य हैं? मिज़ोरम है दोस्तों, और कौन-सा है? त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है और
पश्चिम बंगाल है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगला है कि पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। अब भूटान के साथ-साथ में उत्तराखंड के कौन-कौन से भारत के कौन-कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो 4 राज्य बनाते हैं, कौन-कौन से? सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। वहीं नेपाल के साथ में जो है भारत के कितने राज्य अपनी सीमा बनाते हैं? तो ये भी 5 राज्य हो गया। कौन-कौन से? उत्तराखंड हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। ऐसे मिज़ोरम जो है वह म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल सही है, बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले राज्य मैंने आपको बता दिए थे। वहीं म्यांमार से कौन-कौन से राज्य सीमा बनाते हैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम है। ये चीज़ें दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखनी है। वहीं पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य पूछेगा तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और राज्य हो गए पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। ऐसे ही अफ़गानिस्तान से सिर्फ़ और सिर्फ़ जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है वह सीमा बनाता है, ऊपर लद्दाख जम्मू कश्मीर के पास वाला, ठीक है। चीन के साथ में जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको भारत की स्थलीय सीमा वाले सारे राज्य बता दिए, सारे देश बता दिए कि जो 7 मुख्यतः देशों के साथ में भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है और कौन-कौन से राज्य उनसे सीमा साझा करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड आपको कुछ रेलवे ज़ोन दिए गए हैं और दूसरे साइड दोस्तों आपको इनके मुख्यालय दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो उत्तर पूर्व रेलवे है इसका मुख्यालय गोरखपुर में है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो दक्षिण पूर्व रेलवे है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों भुवनेश्वर नहीं है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। कहाँ पे? कोलकाता में। तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। अब भुवनेश्वर में कौन से रेलवे ज़ोन का मुख्यालय स्थित है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो पूर्वी जो तटीय रेलवे है दोस्तों, उसका मुख्यालय क्या है? भुवनेश्वर में स्थित है। किसका? पूर्वी तटीय रेलवे का, ठीक है। वहीं पूर्वी रेलवे की बात करें तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, बिल्कुल सही है। और जो हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बिलासपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में कितने रेलवे ज़ोन हैं? कभी-कभार यह प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो भारत में दोस्तों क्या है? 18 रेलवे ज़ोन हैं। कितने रेलवे ज़ोन हैं? 18 रेलवे ज़ोन हैं और सभी के जो आपको मुख्यतः दोस्तों वो याद रखना है, ठीक है, कि इनके मुख्यालय कहाँ-कहाँ हैं, ठीक है? क्योंकि भारत में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, पहले भी इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है? ऐसे कुछ और रेलवे ज़ोनों के बारे में बात कर लेते हैं। आपसे पूछें कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई में है। 18 रेलवे ज़ोन है, याद रखें। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में हो गया, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता में हो गया, दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है आपका वह सिकंदराबाद तेलंगाना में हो गया, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हो गया, दक्षिण जो पश्चिम रेलवे है उसका मुख्यालय हुबली कर्नाटक में हो गया, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में हो गया, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में हो गया और वहीं दोस्तों जो पूर्वी तटीय रेलवे है उसका मुख्यालय भुवनेश्वर में हो गया, पश्चिम रेलवे का मुंबई में हो गया और मध्य रेलवे का भी मुंबई में हो गया, उत्तर रेलवे का दिल्ली में हो गया, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे ज़ोन कौन सा है, ठीक है? तो वो कौन सा है दोस्तों? उत्तर रेलवे है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे ज़ोन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका कौन सा है? उत्तर रेलवे है। ये प्रश्न भी कभी-कभार एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और रेलवे ज़ोन की बात बात करें तो जो उत्तर मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगाँव गुवाहाटी में है, कोलकाता मेट्रो का जो आपका है वह कोलकाता में है और दक्षिण तटीय रेलवे का कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे ज़ोन है वो कौन-सा है? उत्तर रेलवे है, जिसकी लंबाई जो है लगभग दोस्तों 6,807 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। और औपचारिक रूप से इन रेलवे ज़ोनों की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो 1952 में औपचारिक रूप से इन रेलवे ज़ोनों की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा कि सूची 1 तथा सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। एक साइड सूची 1 में आपके राज्य दिए गए हैं और दूसरे साइड इसके अणुशक्ति केंद्र दिए गए हैं कि कौन से राज्य में कौन सा आपका अणुशक्ति केंद्र या परमाणु केंद्र स्थित है, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा दोस्तों पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा आपका अणुशक्ति केंद्र दोस्तों स्थित है? तो गुजरात में दोस्तों आपका स्थित है क्या? काकरापार
अणुशक्ति केंद्र, ठीक है। जो काकरापार नाभिकीय संयंत्र है या काकरापार अणुशक्ति केंद्र है वह कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है, ठीक है। वहीं कर्नाटक में बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक में आपका कैगा नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है। क से कर्नाटक और क से कैगा, ठीक है। तो का कैगा नाभिकीय संयंत्र या अणुशक्ति केंद्र कहाँ है या परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में है। काकरापार कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया। राजस्थान में कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान में हो गया आपका कोटा नाभिकीय संयंत्र, जिसे रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और वहीं राजस्थान में तो आपको बताइए एक ही है, कौन सा आपका नरौरा जो नाभिकीय संयंत्र है वो कहाँ है? सॉरी दोस्तों, राजस्थान में जो होगा आपका वो रावत भाटा हो गया, मैं गलत लगा दिया यहाँ पे। तो राजस्थान में क्या है? रावत भाटा है, ठीक है। और जो नरौरा हो गया, नरौरा जो नाभिकीय संयंत्र केंद्र है दोस्तों वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका सही आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? पहले का अ, दूसरा है, दूसरे का चौथा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी याद रख लेना है आपको, जो नरौरा आपका नाभिकीय संयंत्र है या अणुशक्ति केंद्र है, परमाणु संयंत्र केंद्र है, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा मतलब उत्तर प्रदेश, कैगा मतलब कौ से कर्नाटक, कौ से कैगा, ठीक है, कर्नाटक में। काकरापार नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। काकरापार मतलब गुजरात में, ठीक है। और तारापुर कहाँ है? तारापुर नाभिकीय संयंत्र के बारे में पूछा जाए तो तारापुर एक बार आपको नोट डाउन कर लेना है, यहाँ पे महाराष्ट्र में है तारापुर, ठीक है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और कोटा या रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? वह राजस्थान में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड दोस्तों आपके कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। और जो क्षेत्र हैं ये खनिज उत्पादन वाले क्षेत्र हैं और मुख्यतः जो ये 4 के 4 आपके क्षेत्र दिए गए हैं यह लौह अयस्क के उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। तो देखिए, बैलाडीला मध्य प्रदेश में स्थित है। ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, पहला ही आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि बैलाडीला जो आपका लौह अयस्क का केंद्र है, ठीक है, या लौह अयस्क प्राप्ति स्थल है, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। वहीं कमानगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। सिंह भूमि जो है वह झारखंड में, बिल्कुल सही है दोस्तों ये भी। और मयूरभंज जो है उड़ीसा में। तो प्रश्न क्या पूछा गया था? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक साइड आपके लौह अयस्क के स्थल दिए गए थे और दूसरी साइड उनके राज्य दिए गए थे, आपको सुमेलित करना था। तो पहला ही सुमेलित नहीं है। बैलाडीला कहाँ है दोस्तों? यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या? बैलाडीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लौह अयस्क से संबंधित प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वहीं सिंह भूमि कहाँ है? वह झारखंड में है। और ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भारत में लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो बैलाडीला है, कमानगुंडी है, सिंह भूमि है और मयूरभंज है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इनके जिले भी मैंने आपको बता ही दिए। बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। मयूरभंज आपका उड़ीसा में है, सिंह भूमि झारखंड में और बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों अगर लौह अयस्क के बारे में बात करें तो भारत में मुख्यतः क्या होते हैं? 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटाइट है, ठीक है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? हेमेटाइट है। तीसरा कौन सा है दोस्तों? लिमोनाइट है। और चौथा कौन सा है दोस्तों? सिडरेराइट है, ठीक है। इसमें सर्वोत्तम प्रकार का जो लौह अयस्क होता है, जो काले रंग का होता है, वह कौन सा होता है? मैग्नेसाइट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपका लौह अयस्क होता है वो होता है हेमेटाइट, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आपका लौह अयस्क अच्छा होता है वो लिमोनाइट होता है। और सबसे निम्न कोटि का जो लौह अयस्क होता है वो कौन सा होता है? सिडरेराइट होता है, ठीक है। वैसे लिमोनाइट और सिडरेराइट दोनों को निम्न कोटि का लौह अयस्क ही माना जाता है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है, या आपसे पूछ देगा लौह अयस्क के चारों कॉलम दे देगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, और इनकी प्रॉपर्टी आपसे पूछ देगा। तो आपको याद रखना है। तो जो जो मैग्नेटाइट है दोस्तों, ये क्या है? भारत में या विश्व में सर्वोत्तम प्रकार के जो आपका लौह अयस्क है उसकी एक क्वालिटी है, ठीक है। काले रंग का होता है। धातु की मात्रा इसमें 72% तक हमें मिलती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से ये प्राप्त होता है आपको वो भी नोट करना है। सिंह भूमि से प्राप्त होता है दोस्तों। और जो बड़ा जायरा है झारखंड, यहाँ से प्राप्त होता है। बेल्लारी ट्रांसमिट कर्नाटक से प्राप्त होता है और बेलाडीला छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों हम अगर हेमेटाइट के बारे में बात करें तो ये लाल और भूरे रंग का होता है। इसमें धातु में जो लोहे की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 60 से 70% की होती है। और भारत का अधिकतम लौह अयस्क क्या होता है? किस श्रेणी का है? वो है हेमेटाइट, ठीक है। भारत में सर्वाधिक कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा है? मैग्नेसाइट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सिंह भूमि झारखंड में पाया जाता है। मयूरभंज, क्योंझार और सुंदरगढ़ उड़ीसा में पाया जाता है। और कर्नाटक और गोवा वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है, ठीक है। ऐसे लिमोनाइट है, यह पीले रंग के
जो हमारा लौह अयस्क होता है, धातु का अंश इसमें 10 से 40% तक होता है, और ये पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो हो गया, वहाँ पे इस प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ऐसे सिडराइट जो है, इसमें सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, और धातु का अंश इसमें बहुत कम होता है। इसमें लोहे तथा कार्बन के मिश्रण अधिक होते हैं, और अवसादी सेलों से ये हमारा सिडराइट प्राप्त होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन-कौन से क्षेत्रों में आपके लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो उच्च कोटि का जो लौह अयस्क है, वो सिंह भूमि झारखंड में पाया जाता है। मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ उड़ीसा में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी जो सिंह भूमि और बड़ा जायदा वाला जो आपका एरिया है झारखंड में, वहाँ पर पाया जाता है। और जो आपका बेलाडीला में पाया जाता है, ठीक है। अनंतपुर, कुडप्पा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास यहाँ पे पाया जाता है। तमिलनाडु में तीर्थमल्लई की जो पहाड़ी है, वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कर्नाटक में, तो यहाँ पे कुद्रेमुख की पहाड़ियों में पाया जाता है, ठीक है। और बेल्लारी में पाया जाता है, चित्रगंगमूलर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ऐसे महाराष्ट्र में मंडारा में पाया जाता है, चंद्रपुर में पाया जाता है, ठीक है। गोवा के कुछ भागों में भी लौह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। और लौह अयस्क में दोस्तों, अगर आप बात करें कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा के बाद में गोवा, फिर कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। और लौह अयस्क से संचित भंडार, सबसे ज़्यादा भंडार भारत में लौह अयस्क के कहाँ पर मिलते हैं, तो वो कर्नाटक में मिलते हैं। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। तो खनिजों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, और अधात्विक खनिज खनिज कौन कौन से होते हैं, कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, कौन कौन से स्थल प्रसिद्ध हैं। और धात्विक खनिज में भी जो लौह खनिज हैं और जो अलौह खनिज हैं, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आपका धात्विक खनिज हो गया, ऐसे अभ्रक हो गया, हीरा हो गया, चूना पत्थर, क्रोमाइट, ग्रेनाइट, जस्ता, सीसा, इनके स्थल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि दिसंबर 1985 में हस्ताक्षरित सार्क चार्टर पर निम्नलिखित में से किस देश ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, ठीक है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव। इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत भी जीएस पढ़ी होगी, तो अफगानिस्तान दोस्तों क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। अगर हम दोस्तों सार्क के बारे में बात करें, तो सार्क क्या है दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। बहुत बार सार्क की फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछ ली गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। सार्क दोस्तों दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। कितने देश शामिल हैं सार्क में दोस्तों, 8 देश शामिल हैं। कौन से, दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक ये आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चीन को छोड़ करके, वो सभी इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 2007 से पहले इस सार्क संगठन में सिर्फ 7 सदस्य थे, ठीक है। 8वां सदस्य अफगानिस्तान को कब जोड़ा गया था, अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा गया, ठीक है। तो अफगानिस्तान को दोस्तों 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में इसका 8वां सदस्य बनाया गया था। इसलिए आपका जो विकल्प ए है, यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 1985 में हस्ताक्षरित सार्क चार्टर पर निम्नलिखित में से किस देश ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, तो अफगानिस्तान ने नहीं किए थे, क्योंकि अफगानिस्तान 2007 में इसमें शामिल हुआ था। इससे पहले 7 देशों का ये समूह था, वर्तमान में 8 देशों का समूह है। अब यहीं से दोस्तों प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सार्क जो संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना हुई थी दोस्तों कब, 8 दिसंबर 1985 को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, सार्क का ढाका, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में दक्षिण एशिया के 8 देशों से मिलकर बना एक अंतर सरकारी संगठन ये है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सार्क से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अभी सार्क जो संगठन है, वो अपनी निष्क्रियता की ओर को है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य में अच्छे संबंध नहीं है, तो भारत भी इसको ज़्यादा बढ़ावा फिर नहीं देता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो 4वीं अनुसूची है, वह किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की दोस्तों 4थी जो अनुसूची है, वह आपका संबंधित है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों, भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब मूल संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को जब मूल संविधान को लागू किया गया था, तो उस समय पर कितनी अनुसूचियां थी, उस समय पर सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियों को दोस्तों संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। अब सभी अनुसूचियां दोस्तों आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो संविधान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देखिए यहीं से आपका रिवीजन होगा। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। वर्तमान में भारत में
क्या है दोस्तों, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हमारा आता है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जनता सर्वोपरि है, भारत की जनता और संविधान यहाँ पर क्या है, सर्वोपरि है। तो राज्य और उसका संघ राज्य क्षेत्र क्या है, प्रथम अनुसूची में है। ऐसी दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों आपका, यह है जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन, ये आपका क्या है, दूसरी अनुसूची में, ठीक है। वहीं दोस्तों तीसरी अनुसूची के बारे में बात किया जाए तो तीसरी अनुसूची में है आपका जो आपका विभिन्न पदाधिकारी और जो प्रत्याशी होते हैं उनके शपथ का प्रतिज्ञान है, ठीक है। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का प्रतिज्ञान है, ठीक है। शपथ के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री और अन्य जितने भी अधिकारी होते हैं उनके शपथ आती है। किसकी किसकी शपथ छोड़ के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं आती। ये प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से संविधान की तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ के प्रावधान नहीं है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के प्रावधान नहीं है, ठीक है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। वहीं छठी अनुसूची के बारे में बात किया जाए तो 4 राज्य आपको याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित उपबंध में पाए जाते हैं। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछाता है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, तो आपको चारों राज्य याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ऐसी भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें क्या है, शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है और 3 प्रकार की सूचियों के बारे में बात की गई, संघ सूची जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं, अगला दोस्तों राज्य सूची, और तीसरा क्या होगा, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ को है, यानी कि केंद्र को है। और वहीं राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और वहीं दोस्तों समवर्ती सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन इसमें जो अधिक सर्वोच्चता होगी, अगर कभी विरोधाभास होता है तो वहाँ पे केंद्र की बात को आगे रखा जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं के बारे में बताया गया, ठीक है। संविधान में कितनी प्रकार की भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, 22 भाषाओं को दोस्तों क्या की गई है, मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को, ठीक है। ऐसी बात करें दोस्तों 9वीं अनुसूची की, 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। भूमि सुधार, जमींदारी के उन्मूलन से संबंधित है 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नई अनुसूची जोड़ी गई थी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। 10वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है, दल बदल के आधार पर निर्भरताओं से संबंधित, दल बदल कानून से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दोस्तों 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। वहीं 11वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो पंचायतों की शक्तियां वो जिम्मेदारियों के संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है या पंचायत से संबंधित है। और इसे कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया था। और वहीं जो 12वीं अनुसूची है यह किससे संबंधित है, नगर पालिका की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। 12 अनुसूचियां दोस्तों आपको याद रखनी है, इसके प्रावधान याद रखने हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को कब कब जोड़ा गया था ये याद रखने हैं। और जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे इसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाओं को ही इसमें मान्यता दी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न देखिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो आपका एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो एक भी सिंगल भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। इतनी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना जिसे हम दोस्तों आधारभूत ढांचा कहते हैं अथवा आकृति है, कि भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, मूल संरचना है, मूल आकृति है, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकथित है। यानी कि संविधान के मूलभूत ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है, कौन से केस में यह बताया गया था, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद हुआ था 1973 में, इसी के तहत क्या किया गया था, आधारभूत संरचना की परिकल्पना दी गई थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधारभूत ढांचे का प्रयोग या मूल ढांचे का प्रयोग या मूल संरचना का प्रयोग या बुनियादी ढांचे का प्रयोग कब किया गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में किया गया था, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया था, यह बताया गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत पारित जो विधियां होंगी वह अनुच्छेद 13(2) में शामिल विधियों के अंतर्गत नहीं होगी, लेकिन और क्या है, आर्टिकल 368 के तहत संसद जो है वह मूल अधिकारों में और प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो वही यह प्रश्न पूछा गया है, लेकिन लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसने माना कि आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधारभूत ढांचे की परिकल्पना हम समय समय पर बताएंगे कि आधारभूत ढांचा
क्या होगा, ठीक है? ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं कि दोस्तों आर्टिकल 368 जो है हमारा, उसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया जाता है, ठीक है? और संविधान संशोधन की सख्ती से संबंधित दोस्तों स्टार्टिंग में काफ़ी विवाद थे कि 368 सर्वोपरि है या आर्टिकल 13(2) जिसमें न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक सर्वोच्चता है, विधि का शासन है, वह सर्वोच्च है, ठीक है? तो आर्टिकल 368 और 13 को लेकर भी काफ़ी विवाद हुए थे। तो आर्टिकल 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की सख्ती संबंधी विवाद है, ठीक है? इसमें कौन-कौन से केस हुए थे? इसमें जो पहला आपका केस था वो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, ठीक है? 1951। इसमें क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि आर्टिकल 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 में संशोधन करके मूल अधिकारों को लिया जा सकता है तथा ऐसी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती। यानी कि अनुच्छेद 368 और 13(2) को इसने अलग-अलग बताया था और इसने कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है? अगला आपका वाद हुआ था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इस जो शंकरी प्रसाद मामला का वाद था, इसको पलट दिया था, ठीक है? और इसमें इन्होंने यह निर्धारित किया कि आर्टिकल 368 के अधीन संसद संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके मूल अधिकारों को नहीं हटा सकती है। इसमें तो बताया था मूल अधिकारों को हटा सकती है, परिवर्तित कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ वाद में कह दिया कि मूल अधिकारों को संसद क्या होती है, परिवर्तित नहीं कर सकती है, ठीक है? यानी कि आपका 368 के जो प्रावधान है संसद की शक्तियों को थोड़ा-सा सीमित करने की कोशिश की गई, ठीक है? आर्टिकल 368 के अधीन संसद संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके मूल अधिकारों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और इसने कहा कि इसके अंतर्गत जो विधियाँ आएँगी वो आर्टिकल 13(2) यानी कि अनुच्छेद 13 जो विधि का शासन है या न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, उसमें विधि शब्द में ये सभी विधियाँ शामिल होती हैं, ठीक है? इसके बाद में जैसे ही गोलकनाथ वाद में ये निर्णय आया 1967 में, इसके बाद में भारत सरकार के द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें गोलकनाथ मामले के निर्णय को समाप्त कर दिया जाता है और संसद द्वारा ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत शामिल नहीं होगी तथा संसद अगर चाहे तो क्या होगा, मौलिक अधिकारों में या मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उसके बाद में आपका फाइनल वाद आता है, महत्वपूर्ण वाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें 24वें संविधान संशोधन को जारी रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आधारभूत संरचना का प्रावधान दे दिया कि आप मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में वगैरह वगैरह में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, जो मूल ढांचा है, उसमें आप लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में भी यही हमारी मूल ढांचे का प्रावधान दोस्तों चलित में है, ठीक है? इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट केस हुआ था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार क्या है, न्यायालय को है और इस आधार पर जो न्यायालय है वह किसी भी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो 1980 मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वह किसी भी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। याद रखना, आपको आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब दोस्तों यहाँ से ना आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज दैट कभी आपको यहाँ पर एक साइड में ये केस दे देगा, दूसरे साइड ये दे देगा कि किससे संबंधित ये थे। ऐसे ही एक साइड केस दे देगा, दूसरे साइड इसके सन दे देगा। ऐसे ही जो मैंने अभी आपको इससे पहले अनुसूची वाला क्वेश्चन दिया, वहाँ पे एक साइड में आपको सुमेलित दे देगा, दूसरी साइड में कोई और दे देगा। एक साइड में आपको वो लिख के दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन-सा सुमेलित नहीं है, इसमें से सुमेलित कीजिए, अनुसूचियाँ दे देगा, अनुच्छेद दे देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दल-बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, जो दल-बदल था मूल संविधान में नहीं था, लेकिन उसके बाद में दोस्तों दल-बदल को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है? 10वीं अनुसूची के रूप में भारतीय संविधान में डाला गया और 52वें संविधान संशोधन, ठीक है? 52वें संविधान संशोधन, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दल बदल के जो संबंधित अनुसूची है वह कौन सी है, तो वो 10वीं अनुसूची है और किस संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में क्या गया था, दल बदल को जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है? अब वही प्रश्न पूछा गया है कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है? तो क्या है, ये उपबंध भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए। अभी मैंने आपको बताया ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है? पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये नहीं आपको जरूर देखना है। बहुत बार ये नहीं आपका क्या करता है, कन्फ्यूजन करता है, ठीक है? अगला क्या है, दल बदल के आधार पर किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है? तो दल बदल के आधार पर किसी भी सदस्य को दोस्तों अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ये भी क्या है, ठीक है? ये नॉन ही होगा, किया जा सकता होगा, ठीक है? अगला क्या है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता विलय के मामले में लागू नहीं होती है, ठीक है? तो दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता होगी वह विलय के मामले में लागू नहीं होगी। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि अगर 2/3 से अधिक सदस्य मिलकर क्या होते हैं, किसी भी पार्टी को छोड़ देते हैं या दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वहाँ पर विलय की मामला सामने नहीं आता, ठीक है? तो 2/3 सदस्य जो है वह क्या है,
विलय माना जाता है, ठीक है। अगर एक ही दल के 2/3 से अधिक सदस्य या एक ही सरकार के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर दल बदल के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वही अब पूछा गया, ठीक है। ये भी आपका सही है। अगला ऑप्शन है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किए जाते हैं। ये तो दोस्तों आपका सही नहीं है, तो वही पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, क्योंकि दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता या निर्योग्यता का जो निर्णय है, वह कौन लेता है दोस्तों? वो लेता है लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय लेता है, ठीक है। और इस दल बदल की वर्तमान में क्या होती है? न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, ठीक है, कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो सही है या नहीं है, यह सभी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में और जान लेते हैं। कौन सा सही नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि अयोग्यता से संबंधित जो सभी प्रश्न होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दोस्तों दल बदल कानून लाया गया था, जिसके तहत सांसदों एवं विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर उनकी नियोग्यता का प्रावधान किया गया था। अगर कोई राजनीतिक दल, कोई सदस्य एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाता है, तो क्योंकि 1985 के आसपास में ये गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी, एक दिन क्या है, एक सांसद इस पार्टी में, दूसरे दिन दूसरी पार्टी में, तीसरे दिन किसी तीसरी पार्टी में, और एक सांसद ने तो एक ही दिन में 2 से 3-4 बार पार्टी परिवर्तित करते थे। कौन थे? कोई मांगी राम वगैरह होगा, इस टाइप से उनका नाम था, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों दल बदल कानून की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि जो सरकार है उसमें स्टेबिलिटी आए, और जो भी सांसद अपने लाभ हेतु, अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु पार्टी परिवर्तन कर रहे हैं, वो ना हो, ठीक है। और दल बदल वर्तमान में भी काफी चर्चाओं में है। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो दूसरी पार्टियों के सदस्यों को डरा धमका कर, उन पे कार्रवाई चला करके वो अपने दल में शामिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी काफी मामले हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी हुई है दोस्तों। दल का विभाजन होने, अर्थात कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा मिलकर कोई नया दल बनाने या किसी अन्य दल में विलय होने पर यह कानून लागू नहीं होता है। ये आपको याद रखना, 2/3 सदस्य से अधिक अगर किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार राजनीतिक दल का सदस्य यदि पीठासीन अधिकारी चुना जाता है, तो वह स्वैच्छिक रूप से दल से बाहर चला जाएगा और कार्यकाल समाप्ति के बाद पुनः अपने दल का सदस्य बन जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अतः उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में ही ये लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, अयोग्यता संबंधी मामले में ये लागू नहीं होता है, ठीक है। दल बदल परिवर्तन से संबंधित जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, वो केस था दोस्तों, याद रखना है आपको, 1993 का। केस कौन सा है? कि हो तो, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, कि हो तो होलोहन मामला, ठीक है। कि हो तो होलोहन मामला या कि हो तो होलोहन वाद जो हुआ था 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दल बदल से संबंधित जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, वो क्या होगा? वह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न एग्जाम में यही पूछा गया था कि दल बदल संबंधित प्रावधानों में लोकसभा अध्यक्ष के तहत जो निर्णय दिया जाता है, जो फाइनल डिसीजन दिया जाता है सांसदों के दल बदल या अयोग्यता से संबंधित, क्या उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। और कौन से केस के तहत उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो किहोतो होलोहन मामला 1993 के तहत उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। इंपोर्टेंट आपका दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जो आपका नवा क्वेश्चन है वो है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कैग दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। कैग के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में बताया गया है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कैग की नियुक्ति जो है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, उसे उच्चतम उसे भारत के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के भांति ही से पद से हटाया जा सकता है, ये भी ठीक है। अगला क्या है, कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है, यही पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, क्योंकि कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो वो अपनी पोस्ट से हट जाएगा, फिर नया कैग आएगा। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में हमारा कैग कौन है, आपको याद रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, GC मुर्मू क्या है, वर्तमान में हमारे कैग हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं हुआ। अगला क्या है, कैग का वेतन जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है, बिल्कुल सही है, संचित निधि पर भारित होता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अब देखिए, सही नहीं है पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, ठीक है। तो कैग के बारे में आपको रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 में कैग के बारे में बताया गया है, भाग 5 में, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही उसे पद से हटाया जा सकता है, अर्थात दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ में उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर प्रस्ताव पारित करके उसे
अपने पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर वह भारत सरकार के अधीन पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं है, इसलिए आपका कथन सी गलत हो जाएगा। और कैग का वेतन, भत्ते, पेंशन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होते हैं, ठीक है। और किस समिति को कैग का मित्र कहकर संबोधित किया जाता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ भी था। तो लोकलेखा समिति जो है, लोकलेखा समिति को दोस्तों कैग के मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक की भूमिका के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और क्या क्या करता है दोस्तों, जो भी भ्रष्टाचार संबंधित मामले होते हैं, विभागों के ऑडिट होते हैं, वह सभी कार्य कैग के द्वारा किए जाते हैं। अगला, और दोस्तों ये जो कैग टॉपिक है ना, ये आपके मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है? तो ये भी आपका मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस बार भी पूछा गया था अपर पीसीएस मेंस में कि निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों की परिकल्पना कीजिए या टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय संविधान के दोस्तों कौन से भाग के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के बारे में हम पढ़ते हैं, तो भाग 15 में, ठीक है। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और मुख्यतः जो आपके आर्टिकल है 324 से 329 जो आर्टिकल हैं वो क्या है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों हमारे मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो है ज्ञानेश कुमार जी, अभी परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इससे पहले इन्होंने किसका काम लिया, मतलब जो स्थान लिया है वो राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। और वर्तमान में भारत के जो 26वें हमारे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, ज्ञानेश कुमार जी हैं। और भारतीय संविधान का जो भाग 15 है उसके अनुच्छेद 324 में ये बताया गया है कि निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए, आर्टिकल 324 से लेकर 329 में दिए गए हैं, आपको याद रखना है। अब कौन कौन से कार्य और शक्तियों के अधीन नहीं है, पूछा गया, ठीक है। तो देखिए, निर्वाचक नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ये तो बिल्कुल सही है, ये कार्य इसका है, ठीक है। ये क्या करता है, जो निर्वाचन आयोग होता है निर्वाचक नामावली का तैयारी का अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है और इसे नियंत्रित करता है। अगला, संसद के और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचन को कराना। बिल्कुल दोस्तों, विधानसभा सदस्यों का जो चुनाव है वह कौन कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, ये भी बिल्कुल कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है। ऐसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो संसद के चुनाव हैं, जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हैं, वह सभी कौन कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। जबकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचायती राज और जो नगर निकाय प्रणाली है, इसके चुनाव कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज और नगर निकाय प्रणाली के चुनाव करता है। बाकी जो अन्य सभी चुनाव होते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आर्टिकल 324 से 329 के अधीन किए जाते हैं। तो अगला आपका ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग कि उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने हेतु एक क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति करेगा। तो ये बिल्कुल भी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा अधीन शक्तियों के नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 15 है उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियां एवं कार्यों में निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं का पंजीकृत कराना, उनकी निर्वाचन की तिथि निकालना, उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, उनको उनके चुनाव सिंबल देना और समय सारणी का निर्धारण करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, नामांकित करना, लोगों के नामों को जोड़ना, हटाना, यह सभी क्या होता है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग, सॉरी, जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके कार्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो आर्टिकल 324 है भारतीय संविधान का, उसके अनुसार बताया गया है कि संसद जो है, संसद राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन कराना, निर्देशन कराना, उनके नियंत्रण की जिम्मेदारी क्या होती है, पूर्णतः चुनाव आयोग की होती है। अतः जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है वह एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य दोनों के लिए ही एक समान कार्य करता है, इसलिए आपके दोनों भी कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों, राज्यों में होने वाले पंचायतों एवं नगर निगम चुनावों से निर्वाचन आयोग का कोई भी संबंध नहीं होता है। जो राज्य से संबंधित पंचायत चुनाव होते हैं और नगर निकाय के चुनाव होते हैं, उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोगों के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही, डी आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, निर्वाचन आयोग की उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं करता है। कौन करता है क्षेत्रीय आयोग की सहायता, अगर उसे आवश्यक लग रहा है तो राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही नहीं है या इसके अधीन नहीं आता है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन